हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो अप। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के टॉपिक ऐसा यूनिट, यानी कि कैसे कैसे यूनिट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मापन की पद्धतियों को समझेंगे और साथ ही साथ आज के सेशन में हम समझेंगे परमाणु और अणु के बीच का अंतर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अणु एंड परमाणु एंड अणु यानी कि एटम एंड मोलिक्यूल्स। तो चलिए समझते हैं। जब हम द्रव्य को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, हालांकि क्योंकि पदार्थ अणुओं से मिलकर ही बना है। सारे जो पदार्थ हैं हम 9th में पढ़कर आते हैं, 10th में भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि जो भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे अणु से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। उसी कण को हम 11th-12th में अणु बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं, हम पदार्थ को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, बहुत ही छोटे रूप में देखेंगे, तो सारे पदार्थ बहुत ही छोटे 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 अणु से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक वर्ड होता है अणु, एक वर्ड होता है परमाणु। तो अणु या परमाणु में क्या अंतर है, चलिए इसको समझते हैं। परमाणु की अगर बात करें, आपके दो टर्म होते हैं, एक होते हैं एटम यानी कि परमाणु। तो जो भी सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट एटम को ही हम बोलते हैं परमाणु। सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सबसे छोटे कण को बोलते हैं परमाणु या फिर एटम। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ मिलकर होते हैं परमाणु से। एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, ऐसे ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारी और आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। एक सेल, दो सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी के अंदर है। सेल से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, ये सारी बातें हम वैसे ही पता है कि ये हाथ पैर नाक जो हमारे बने हुए हैं ये भी सेल से बने हैं, सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। ऐसे ही कोई भी द्रव्य, किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, मतलब एटम, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन का एटम होगा एक O। अगर यहाँ पर मैं O2 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के दो परमाणु। अगर मैं यहाँ पर O3 लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन के तीन परमाणु। अगर मैं यहाँ पर लिखूं हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु हुआ। अगर मैं हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये हुए हाइड्रोजन के दो परमाणु। अगर मैं इसी हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन ले लेती हूँ तो नाइट्रोजन का ये एक परमाणु हुआ, एक एटम हुआ। 2 लिख दूं तो नाइट्रोजन के दो परमाणु हो गए। इसका मतलब है नाइट्रोजन के दो परमाणु। तो परमाणु को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका क्या होता है, परमाणु, जो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं परमाणु, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है। आगे समझते हैं अणु, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अणु कैसा होता है, अणु जब दो या दो से अधिक समूह मिलते हैं आपस में, किसके समूह, तत्वों के समूह। जब दो या दो से अधिक तत्वों के समूह आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, या परमाणुओं का समूह मिलता है उसको बोलते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंधों, केमिकल बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं अणु। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर N2, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन के दो परमाणु, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। लेकिन अणु कितना है, अणु होता है, अणु तो यहाँ पर एक ही है, क्योंकि समूह कितने उसका है, यहाँ पर समूह तो यहाँ पर केवल एक ही परमाणु का है। तो इसका अणु या मोलिक्यूल्स क्या हुआ, 1। इसका अणु या मोलिक्यूल्स क्या हुआ, 1, जो केमिकल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से। हम जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तब हमको ये बॉन्ड समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब N जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, त्रिबंध के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये लेकिन है तो N एक ही ना, तो इसलिए अणु इसका क्या होगा, एक इसका अणु होगा। तो अणु आप अच्छे से समझ गए होंगे। परमाणु भी, परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड अणु जब दो या दो से अधिक परमाणु समूह मिलकर बनते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु समूह मिलते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर H2O, तो H2O में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के परमाणु कितना है, 1। ये तो हुए परमाणु, ये तो हुए इनके परमाणु कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है पानी, वाटर बनता है। ये तो हो गए परमाणु। लेकिन अणु क्या होगा H2O का, अणु तो एक ही होगा, है ना, 2 हाइड्रोजन और 1
दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर बनाते हैं एक अणु पानी, मिलकर बनाते हैं 1 मोलिक्यूल वाटर, मिलकर बनाते हैं 1 मोलिक्यूल वाटर। तो आई थिंक आपको अणु और परमाणु यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्या करते हैं, ये हमको बताते हैं कि उस द्रव्य की संरचना कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और केमिकल जो बॉन्डिंग का बिहेवियर है उसको समझने में हमारी मदद करते हैं। जो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे उसको, उसमें आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। बेसिकली आपने अभी भी समझा कि परमाणु और अणु का अंतर, परमाणु एटम, अणु मॉलिक्यूल, परमाणु एटम तत्वों के ही बोलते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब परमाणु है। अणु दो तत्वों को अगर मिला दें आपस में और उसमें जो कौन सी केमिकल बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं अणु। चलिए अब हम समझते हैं मापन की पद्धति के बारे में समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान और मापन को समझते हैं। द्रव्यमान भार के बारे में आपने सुना होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा कितना मास है, तो हम मास तो हालांकि यूज नहीं करते, हम वेट यूज करते हैं कि मेरा वेट है 36 किलोग्राम, मेरा वेट है 40 किलोग्राम, इस तरीके से हम यूज करते हैं। बट एक्चुअली में भार या जो जिसको हम वजन बोलते हैं, भार को हम किलोग्राम में मेजर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से एक चीज समझते हैं कि मास एंड जो वेट है वो एक चीज नहीं होती है, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है रसायन विज्ञान में द्रव्य के गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए मेजरमेंट हमारा जरूरी है, उसके लिए एसआई सिस्टम जरूरी है। ये सब हम एसआई सिस्टम में अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन द्रव्यमान की हम बात कर रहे थे कि किसी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं जिसे किलोग्राम में मापा जाता है। किसमें, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिस भी भौतिक मापन को हम किसमें मेजर करें, किसमें मापें, हम अगर किलोग्राम में मेजर करें तो वो आपको होता है द्रव्यमान। ये द्रव्य का मूल गुण यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे कि एटम का मास कितना है, एटॉमिक मास हम बोलते हैं कि एटम का मास है 12 ग्राम या किलोग्राम। मान लीजिए कि किसी का मास है 12 किलोग्राम, तो जो हमारा द्रव्यमान जो होता है शरीर का, वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन हमारे शरीर का भार नहीं होता, भार को किसमें करते हैं, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है भार। भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। वेट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स होता है, एक तरीके का बल होता है। वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो ये आपको द्रव्यमान और भार याद रखना है। भार वजन होता है, भार एक वजन को बोलते हैं और वजन एक फोर्स होता है, एक बल होता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसी भी चीज को अगर हम किलोग्राम में मेजर करते हैं तो वो उसका द्रव्यमान होता है, किसी भी पदार्थ को नापने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, मापन के बारे में बात कर लेते हैं। मापन की पद्धति, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, अब से पहले दो मेथड्स प्रचलन में थे। एक तो था अंग्रेजी पद्धति यानी कि इंग्लिश सिस्टम, और एक था मीट्रिक सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम या मीट्रिक पद्धति। ये दो आपके चलन में थे। अंग्रेजी पद्धति में क्या होता था, इसमें इंच, पाउंड और गैलन जैसे जो मात्रक है उसका प्रयोग करते थे, उसका यूज करते थे, जो अभी प्रचलित नहीं है, अभी फेमस नहीं है, अभी हम इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन पहले इंग्लिश सिस्टम चलता था जिसको हम फुट में, पाउंड में, इंच वगैरह में यूज करते थे। लेकिन मैट्रिक पद्धति में क्या होता है, मैट्रिक पद्धति ऑलमोस्ट एसआई पद्धति जैसी है। एसआई का मतलब क्या है कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जो हर देश में लागू हो, हर को समझने में इजी हो। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई चीजें नापी जा रही हैं मान लीजिए किलोमीटर में, तो दूसरे देश में भी किलोमीटर में नापी जाए, एक ऐसा कन्वर्सेशन करना इजी हो, तो उसके लिए ऐसा यूनिट्स बने। तो पहले दो सिस्टम थे, आपको याद रखना है, पहले दो सिस्टम थे, एक इंग्लिश सिस्टम यानी कि अंग्रेजी पद्धति और एक था मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक पद्धति। मैट्रिक पद्धति एसआई का ही भार है। एसआई यूनिट किसको बोलते हैं, एसआई यूनिट के बारे में समझते हैं। एसआई पद्धति, एसआई को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एसआई बोलते हैं। एसआई पद्धति ये एक इंटरनेशनल यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय, जो सभी के द्वारा स्वीकृति इसको मिली है। क्या क्या है इसमें आपको 7 याद करने, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है। ऐसा यूनिट को फंडामेंटल यूनिट या फिर मूल यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, या फिर इनको एसआई पद्धति के भी यूनिट्स बोल सकते हैं। यूनिट्स मतलब मात्रक। तो कौन कौन से होते हैं, एक होती है लंबाई, एक होता है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। 7 यूनिट्स होती हैं जो ऐसा यूनिट में यूज होती हैं। 7 ये फंडामेंटल यूनिट है। इन्हीं से मिलकर बाकी और यूनिट्स बनी है, मूल मात्रक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। इनको हम या तो मूल मात्रक बोलते हैं या फिर फंडामेंटल यूनिट 7 होती है। लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, मीटर को लिखते हैं हम स्मॉल m से। द्रव्यमान को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में, जिसको हम मेजर करते हैं kg से। समय को हम मेजर करते हैं सेकंड में, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। ताप को हम मेजर करते हैं केल्विन में, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। एंड विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को हम मेंशन करते हैं कैंडेला, और उसको CD से डिनोट करते हैं। एंड पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नापते हैं मोल से, और लिखते क्या है MOL, शॉर्ट में MOLE को शॉर्ट में MOL लिखते हैं। ठीक है, तो ये 7 यूनिट है जिसके आपको सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। लंबाई को किस में नापते हैं ऐसा यूनिट में, मीटर में। जो भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, उसमें हम जो भी यूनिट लगाते हैं, जो भी मात्रक का प्रयोग करते हैं, वो ऐसा ही मात्रक का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबाई को मीटर में, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो, ये आप तो आपने समझ लिया कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। अब आपको समझना है प्रीफिक्स के बारे में, यानी कि उपशब्द के बारे में, जो इनसे पहले लगाई जाती हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में मीटर में नापते हैं कि यहाँ मेरे घर से आपके घर की लंबाई कितनी है, कि इतने मीटर है, या इतने किलोमीटर, किलोमीटर को कन्वर्ट करके हम मीटर में ही ले आएंगे। ऐसा यूनिट में हमको लिखना होता है। लेकिन उपसर्ग का मतलब होता है जो इन मात्रक से पहले लगाए जाते हैं। जैसे मैं मीटर के आगे अगर लगा दूं किलो, मैं मीटर के आगे आगे लगा दूं मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो जो ऐसा यूनिट्स हैं, जो ऐसा ही मात्रक हैं, उनसे पहले लगाए जाने वाले जो भी शब्द हैं, उनको हम कैसे डील करें। कुछ तो हमको याद है, कुछ हमको याद करने। ये आपके एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है। जैसे 1 मिली में होते हैं 10⁻³ 1 मिली में कितने होते हैं 10⁻³ 1 सेंटी में 10⁻² मीटर, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 सेंटी का मतलब है 1 सेंटी 10⁻², 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर तो आपको याद है, तो आपने यहाँ से इजीली निकाल लिया होगा। डिवाइड कर देंगे तो आपका मीटर में निकल जाएगा। लेकिन आपको बाकी याद करने, मिली, सेंटी, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब तो आपको याद है। बाकी आपको याद करने 10⁻24 का मतलब है योक्टो मीटर या योक्टो किलोग्राम, जो भी ऐसा ही मात्रक से पहले लगते हैं। 10⁻21 का जैप्टो, 10⁻18 का एटो। जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क कर देती हूँ। 10⁻15 को फेम्टो बोलते हैं, 10⁻12 पिको, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली, -2 सेंटी, 10⁻1 डेसी, 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻5 मेगा एंड 10⁻9 गीगा। उसके बाद में आपको याद रखना है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इतना याद कर सकते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। 10⁻15 से 10⁻9 तक आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन में काम आएंगे। इनका यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जैसे आपको दे दें कि 2256 आपको दे दें किलोग्राम, मान लीजिए नोट किलोग्राम, इसको दे देते हैं मिलीग्राम में, और फिर आपसे बोला जाए कि इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ग्राम से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम से उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज ऐसा ही मात्रक में क्या होता है, ऐसा ही मात्रक आपका किलोग्राम में निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन में आपको ये हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं, आयतन के बारे में समझते हैं। अपन ये तो सुना होगा कि ठोस, द्रव और गैस के जब आयतन के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस का आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती है। और अगर हम बात करें गैस की, तो जो गैस है, गैस का जो आयतन है वो फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है, अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो आयतन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आयतन एक्चुअली बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम, किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा व्याप्त स्थान की मात्रा, उसके घेरे हुए स्थान की मात्रा कि उसने कितना स्थान घेरा है। अगर लंबाई में घेरा है तो कितने मीटर घेरा है,
है ना, या कितने लीटर घेरा है। लिक्विड को हम जनरली लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन लीटर एक्चुअली आपके ऐसा यूनिट में नहीं है, इसलिए हम लीटर की जगह भी मीटर का यूज करते हैं। लीटर ऐसा यूनिट में नहीं है, इसलिए लीटर की जगह मीटर का ही यूज करते हैं। तो कितना स्थान घेरा किसी वस्तु ने, उसी को बोलते हैं उसका आयतन। इसे घन मीटर से नोट डाउन करते हैं। इसके जो मात्रक होता है आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ये आपको याद रखना है। तो आयतन समझ में आ गया, किसी वस्तु से घेरा हुआ स्थान। ऐसा यूनिट की बात करें अगर, तो ऐसा यूनिट में घन मीटर एम क्यूब लिखते हैं हम उपयोग में, लेकिन जो हमारी क्या क्या यूज आती है, हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब लिखते हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ में जो उपयोग में आती है वो क्या क्या आती है? वो आता है लीटर, क्योंकि हम सारे लिक्विड चीजों को लीटर में ही मेजर करते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, कन्वर्जन में काम आएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आयतन को हम लैब में कैसे मेजर करते हैं ये हमको समझना है। आयतन को मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रयोगशाला में? प्रयोगशाला में हम करते हैं इसको मापनी ट्यूब यानी कि मेजरिंग सिलेंडर से। हम यूज करते हैं पिपेट का, छोटे और जो सटीक आयतन होते हैं उसके लिए। हम यूज करते हैं ब्रेड का या फिर बुक हिंदी में बोलते हैं, उससे हम आयतन को मेजर करते हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और यूनिट कन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1000 मिलीलीटर में 1000 सेंटीमीटर की क्यूब होती है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। जैसे 500 मिलीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज करें, 500 मिलीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज करें तो हमारे पास में क्या जाएगा? 0.5 लीटर कन्वर्ट करके। इजी। तो इस तरीके से कन्वर्जन में ये आपकी हेल्प करेगी, कन्वर्जन यूनिट्स। आगे समझते हैं द्रव्यमान के बारे में, जो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा कितनी है उसको दर्शाता है, कि उसके जो पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट क्या है, उसके बारे में उसके बारे में द्रव्यमान को डिस्कस किया जाता है। ऐसा ही मात्रा की बात करते हैं। ऐसा ही मात्रा क्या होता है? इसका किलोग्राम होता है। ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है। उपयोग में कौन कौन सी इकाइयां आती है? ग्राम में हम यूज करते हैं, इतने ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम हम यूज करते हैं। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। मिलीग्राम हम यूज करते हैं तो 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान मापन की विधियां। द्रव्यमान को हम कैसे कैसे मापते हैं लैब में? तो प्रयोगशाला में हम किस चीज से नापते हैं? एक तो विश्लेषणात्मक संतुलन से नापते हैं, एनालिटिक बैलेंस से सटीक माप के लिए, और नापते हैं डिजिटल संतुलन, एक डिजिटल बैलेंस का यूज करते हैं। तो ये 2 मेथड है प्रयोगशाला में, एक विश्लेषणात्मक संतुलन और दूसरा डिजिटल संतुलन। इससे हम द्रव्यमान का मेजरमेंट करते हैं। आगे समझते हैं इकाई रूपांतरण, कन्वर्जन। तो आपको पता ही है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। जैसे 2 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 1000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। इसीलिए यहाँ से आप कन्वर्जन को ध्यान रख सकते हैं। अब घनत्व के साथ में हम संबंध समझते हैं कि डेंसिटी के साथ में क्या संबंध होता है आयतन का। तो देखते हैं हमारा डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। घनत्व हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व हमारा होता है का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन का आपस में घनत्व के साथ में ये संबंध होता है कि द्रव्यमान कितना वो आयतन है उससे हम डिवाइड करते हैं द्रव्यमान को, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। और घनत्व यानी कि रो, और आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं? वॉल्यूम, कैपिटल वी से। तो घनत्व और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो आयतन ज्यादा होगा। ये संबंध हमारा द्रव्यमान आयतन के साथ में घनत्व बताता है। आगे समझते हैं तापमान के बारे में, टेम्परेचर।
तापमान के बारे में कैसे समझना है? तापमान क्या होता है? तापमान होता है तापमान तो पता ही है आपको, टेम्परेचर किसी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। उसका टेम्परेचर, उसका तापमान कितना है, उसकी जो अंदर गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो अगर कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो तापमान के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो तापमान को हम ऐसा यूनिट में पढ़ चुके हैं कि इसका जो मात्रक है वो कितना है, क्या है, कैपिटल के, केल्विन। तापमान का क्या है भाई, केल्विन। तापमान का मात्रक है केल्विन। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हमारा जो तापमान है वो 3 यूनिट्स में भी यूज होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस, जैसे कि इतना टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, या कहीं पर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फिर हम नापते हैं फ़ारेनहाइट में कि मुझे फीवर हो गया 100 डिग्री, मुझे 100 फीवर हो गया, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में एक्यूरेट 98.6, तो फ़ारेनहाइट वहां पर भी मेजर करते हैं। दूसरा केल्विन, तो इसका मात्रक होता ही है, केल्विन तो मात्रक होता ही है, जो हमने एसआई यूनिट में पढ़ा है, तो हम इनको समझते हैं। एसआई मात्रक तो केल्विन है, एसआई मात्रक तो हमारा केल्विन होता है। दूसरे क्या क्या होते हैं, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में याद रखेंगे, जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो हिमांक, मतलब वो बर्फ बन जाएगा, वो जम जाएगा। और क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे, 100 डिग्री तापमान दे देंगे पानी को, तो पानी उबलने लगेगा। क्वथनांक मतलब उबलना। फ़ारेनहाइट, जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अगर कन्वर्ट करेंगे, और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमको समझना है कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, और फिर या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। इन सबको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, चलिए समझते हैं। अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो केल्विन में अगर हमें निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 273.15 को हम जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन में हम डायरेक्ट 273 जोड़ देते हैं। जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस आपको निकालना, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो 25 में 273 को आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका वो केल्विन में निकल कर आ जाएगा। तो केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर देते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, 298.15 आता है, 298 के आसपास ही आप इसको मान सकते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 9/5 प्लस 32 32 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको ऐड करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस में जो जितना दिया हुआ उतना लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9/5 और इसमें प्लस कर देंगे 32, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल कर आएगा फ़ारेनहाइट में, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। इसी फॉर्मूले से आप यहाँ से डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये प्लस 32 इधर जाकर -32 हो जाएगा, -32 मल्टीप्लाई 5/9 तो ये आपको 3 याद रखने हैं। केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। ये कन्वर्जन्स आपको ध्यान रखने हैं। मापन की विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, आपका थर्मामीटर होता है और एक होता है डिजिटल थर्मामीटर। जैसे यहाँ पर तो आपके बहुत सारे विभिन्न टेम्परेचर है, ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में है। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, नोट करके एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो तापमान होता है, तापमान सेल्सियस के अंदर, तापमान डिग्री सेल्सियस में ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में ऋणात्मक हो सकता है। जैसे बता भी आपको से हो सकता है, जैसे कहीं जगह बहुत जगह टेम्परेचर ऐसा रहता है -5 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस,
-20 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान डिग्री सेल्सियस में ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन केल्विन जो ऐसा यूनिट है, जो हमारे तापमान की ऐसा यूनिट है केल्विन, कैपिटल के, ऋणात्मक, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। सभी आप लिख सकते हैं, हमेशा धनात्मक रहता है, हमेशा धनात्मक रहता है, धनात्मक रहता है। तो आज के सेशन में हमने समझा कि परमाणु और अणु के बीच में क्या अंतर है, और साथ ही साथ समझे हमने ऐसा यूनिट, 7 ऐसा यूनिट होती है, 7 ऐसा यूनिट को मूल मात्रक भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं। और फिर उन मात्रक के हमने कुछ मापन देखे। तापमान को जैसे हम 3 तरीके से नाप सकते हैं, द्रव्यमान के हमने मापन की विधियां देखी, और हमने आयतन के मापन की विधियां देखी और उनके कुछ कन्वर्जेंस को समझा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीसीजन और एक्यूरेसी के बारे में, यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा 11th 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बैचेस स्टार्ट हैं। हम IIT JEE नीट की तैयारी कराते हैं ड्रॉप ईयर के लिए। यहाँ पर जिन बच्चों को क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। क्लास में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लास में प्रोवाइड किए जाते हैं, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, विजुअल लर्निंग होगी, जहां भी आप स्टक होंगे 3D वीडियोस से आपको पढ़ाया जाएगा। विजुअल लर्निंग हमारा कॉन्सेप्ट है। आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी अवेलेबल होंगी आपकी क्लास की, वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जब चाहे आप उससे रिविजन कर सकते हैं। स्मॉल बैचेस के साथ में क्लासेस होंगी, जिससे आप सब पर इंडिविजुअल फोकस हो। यहाँ पर इंडिविजुअल फोकस 1-on-1 ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती है। ऑनलाइन में 1-on-1 हमारा इंटरेक्शन होता है। बेसिकली ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम समझ लेते हैं कई बार चीजों को, लेकिन लिखना कैसे ये हमें नहीं पता चलता। तो हाउ टू राइट, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, सम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इस सेगमेंट में डेली आपको समझाया जाएगा। क्लास नोट्स आप सबको मिलेंगे, PYQs आपको कराए जाएंगे, एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो DPP हो, चाहे वो PYQs हो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे आंसर राइटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, वो सब आपको दिया जाएगा।